We will see about the multiple choice questions on the basis of load curve and its related factors. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोड कर्व. ऑप्शन ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस करंट. ऑप्शन बी ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस टाइम. ऑप्शन सी ए प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड ऑप्शन डी इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड वर्सेस टाइम. तो जैसा कि हमने लोड कर्व के बारे में पढ़ा था कि लोड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लोड इन किलोवाट और मेगावाट एंड विथ टाइम इन आवर्स. तो लोड कर्व जो है एक प्लॉट है किस किस के बीच, लोड और टाइम के बीच. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम वोल्टेज, सेकंड है करंट, सी है एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम डिमांड. तो जो लोड कर्व है उसका एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लोड कर्व किस किस के बीच का कर्व है, लोड वर्सेस टाइम, लोड और टाइम के बीच का कर्व है. तो जो लोड है उसकी यूनिट है किलोवाट और टाइम है उसकी यूनिट है आवर्स, घंटे. तो ये दोनों मिलके हमारा बनाता है किलोवाट आवर. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की. तो ऑप्शन सी इज़ राइट. ये क्या दिखाता है, एनर्जी कंज्यूम्ड. तो लोड का एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी कंज्यूम्ड को. ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है पीक लोड, द सेकंड इज मैक्सिमम डिमांड, सी इज बोथ ए एंड डी, डी इज नन ऑफ दीज. तो हाईएस्ट जो पॉइंट है डेली लोड कर्व का वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हमने देखा था कि जो पीक पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मैक्सिमम डिमांड को. तो आंसर बी इज़ करेक्ट कि हाईएस्ट पॉइंट जो है लोड कर्व का किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिमांड को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोड कर्व ऑफ द जनरेशन इज ऑलवेज. तो लोड कर्व जो है जनरेशन का वो क्या होता है, फर्स्ट है पॉजिटिव स्लोप, सेकंड इज जीरो स्लोप एंड द सी इज नेगेटिव स्लोप, डी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी मीन्स पॉजिटिव जीरो नेगेटिव. तो लोड कर्व जब हमने देखा था, लोड कर्व क्या है, लोड और टाइम के बीच का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल. तो किसी टाइम वो कर्व बढ़ता है, पीक पर जाता है, किसी टाइम कम होता है, फिर कुछ वैल्यू गेन करता है, फिर वापस डिक्रीज़ होता है. तो इस तरह से लोड का जो वेरिएशन है वो एक पूरे दिन में चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है. तो वो जो वेरिएशन है, ऊपर जाना नीचे आना, फिर अगेन हाईएस्ट, फिर लोअर, फिर हाई, फिर लो. तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है लोड कर्व का, उसमें स्लोप पॉजिटिव भी पॉसिबल है, ज़ीरो भी पॉसिबल है स्लोप, और नेगेटिव भी पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है, और फिर अगेन सेम भी रह सकती है. तो एनीथिंग ए बी और सी, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव स्लोप कैन बी पॉसिबल. तो आंसर क्या होगा, डी. नेक्स्ट है इफ़ द डेली लोड कर्व इज डिवाइडेड बाई 24, व्हाट डज दिस कर्व रिप्रेजेंट. ऑप्शन ए इज एवरेज लोड फॉर द डे, बी इज कनेक्टेड लोड, सी इज़ मैक्सिमम डिमांड एंड डी इज़ डिमांड फैक्टर. तो जो डेली लोड कर्व है अगर उसको हम 24 आवर्स या 24 से डिवाइड करते हैं तो वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करके देगा हमें, एवरेज लोड फॉर द डे. क्यों, क्योंकि एवरेज क्या होता है, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स. तो अगर हम डेली का जो लोड कर्व है हमारा, वो हमारी एक तरह से एनर्जी कंजप्शन है 24 आवर्स का. अगर उस एनर्जी कंजप्शन को किलोवाट इंटू आर को अगर हम उस पर्टिकुलर आर, जो नंबर ऑफ आर हमारे यहाँ पे है 24, उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एवरेज लोड फॉर द डे. नेक्स्ट है व्हाट डज ए मास कर्व रिप्रेजेंट. फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज लोड, सेकेंड ऑप्शन है द टोटल एनर्जी कंजप्शन बाय द लोड अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन ए डे, सी है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर
लास्ट ड्यूरिंग द डे, डी है द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। तो जो मास कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? द करेक्ट आंसर इज बी, द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन ए डे। मतलब किसी भी दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसका जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मास कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो लोड फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट है द रेशो ऑफ एवरेज टू मैक्सिमम डिमांड, सेकंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू एवरेज लोड, थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एवरेज लोड, और डी है द रेशो ऑफ एवरेज लोड टू द प्लांट कैपेसिटी। तो आंसर क्या है इसका? द रेशो ऑफ एवरेज टू मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लोड फैक्टर का हमने देखा था कि लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर क्या होता है? द रेशो ऑफ एवरेज, मतलब टोटल जो कर्व है उसका एरिया अपॉन मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लोड फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट। एक पावर प्लांट का जो भी लोड फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? तो डेफिनेशन हमने देखी कि लोड कर्व क्या होता है? एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। तो ये लोड फैक्टर क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, ऑलवेज मोर देन यूनिटी, ऑलवेज मोर देन नॉर्मली मोर देन यूनिटी। ऑप्शन डी। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑलवेज लेस देन यूनिटी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा एवरेज वैल्यू है, अगर हम उस एवरेज वैल्यू को एक मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी उस एवरेज वैल्यू में इंक्लूडेड है, तो जो हमारा लोड फैक्टर आएगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट है लोड फैक्टर प्लेज ए की रोल इन डिटरमाइनिंग विच अमंग द फॉलोइंग। तो लोड फैक्टर इनमें से किसको डिटरमाइन या निकालने के लिए, इनमें से किस फैक्टर को निकालने के लिए हेल्प करता है? तो ऑप्शन ए है प्लांट कैपेसिटी, बी है ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड, सी है ओवरऑल डिमांड और डी है बोथ ए एंड सी। तो जो लोड फैक्टर है वो क्या निकालता है हमारा? क्या होना चाहिए आंसर? आंसर बी इज करेक्ट, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। क्योंकि लोड फैक्टर है वो क्या होता है? एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो जो टोटल एरिया ऑफ द कर्व है वही हमारा क्या है? एनर्जी कंजप्शन। तो इससे क्या होता है, क्या निकलता है हमारा? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेट। मतलब एक यूनिट जो भी एक यूनिट की कॉस्ट क्या है वो हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? लोड फैक्टर से। नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट है द रेशो ऑफ KWH किलोवाट आवर जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द प्लांट इज इन ऑपरेशन। ऑप्शन बी है द रेशो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। ऑप्शन थर्ड सी है द रेशो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस to the maximum possible energy, and option D is the ratio of maximum demand on the power station to the connected load। तो क्या आंसर सही होना चाहिए? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमने देखा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द रेशो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। हमने बात की थी इसकी कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किस किस का रेशो है? जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते थे, उन दोनों के बीच का जो रेशो है वो क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी
फैक्टर, मतलब ये एक तरह से प्लांट की कैपेसिटी बताता है कि एक्चुअली में इतना प्रोडक्शन हुआ है पर मैक्सिमम इतना पॉसिबल था। नेक्स्ट है कैपेसिटी फैक्टर विल बी वेरी लो व्हेन द पावर प्लांट, तो फर्स्ट है इज ऑपरेटेड एज बेस लोड प्लांट, बी है इज ऑपरेटेड फॉर सप्लाइंग बेस लोड एज वेल एज द पीक लोड्स, सी है इज ऑपरेटेड इन इमरजेंसी ओनली एंड डी है इज अंडर मेंटेनेंस। तो कैपेसिटी फैक्टर विल बी वेरी लो व्हेन द पावर प्लांट, तो कैपेसिटी जो फैक्टर है वो बहुत कम कब हो सकता है, जब सिर्फ और सिर्फ ऐसा कब हो सकता है कि जब ये इमरजेंसी कंडीशंस में ऑपरेट करे। जनरली ऐसा नहीं होगा बहुत लो, पर वेरी लो कब हो सकता है, जब इमरजेंसी कंडीशन में ऑपरेट करे। नेक्स्ट है थर्ड, ए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 15 मेगावाट and supplies a daily load of 10 megawatts for 12 hours and the 5 megawatt for remaining 12 hours. The plant capacity factor for this station is, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमसे पूछा है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, अभी हमने देखा था कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो एक्चुअली में हमारी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी हमारी क्या होती है, लोड इनटू आवर्स। तो हमारे यहाँ लोड क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है हमारी 15 मेगावाट, और ये सप्लाई क्या कर रहा है 10 मेगावाट फॉर 12 आवर एंड 5 मेगावाट फॉर रिमेनिंग 15 आवर। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिस पे ये वर्क कर सकता है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो दी हुई है हमें 15 मेगावाट। और एक्चुअली में जो ये वर्क कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है, 12 घंटों के लिए 10 मेगावाट और रिमेनिंग जो बचे हुए 12 घंटे हैं उनके लिए 5 मेगावाट। तो इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं एक्चुअल एनर्जी। तो एक्चुअल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, 10 मेगावाट इंटू 12 आवर्स प्लस 5 मेगावाट इंटू 12 आवर्स। तो 10 इंटू 12 कितना हुआ 120 प्लस 5 इंटू 12 कितना हुआ 60। तो 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो 180 हमारा क्या है यहाँ, एक्चुअल एनर्जी जो हमारी यहाँ प्रोड्यूस हुई है प्लांट से। और जो मैक्सिमम इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी 15 मेगावाट इंटू 24 आवर्स, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो है 15 मेगावाट, और ये एक पूरे दिन के लिए काम करेगा। तो पूरे दिन में एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24। तो 15 इंटू 24 इक्वल्स टू 360। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम। तो एक्चुअल यहाँ पे क्या है 180 अपॉन मैक्सिमम। अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 मेगावाट के हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी है, एनर्जी कितनी है 360। तो 180 अपॉन 360 क्या दे रहा है हमें 0.5। तो ऑप्शन डी 0.5 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द पावर स्टेशन। In a power station, the cost of generation of power reduced most effectively when first, पूछा है कि जो कॉस्ट है जनरेशन की वो कब रिड्यूस हो जाती है। तो जो जनरेशन की जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कॉस्ट है पर यूनिट वो कब रिड्यूस होती है। फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्सिटी फैक्टर अलोन इंक्रीजेज, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर केवल अकेला इंक्रीज करे। बी है बोथ डाइवर्सिटी एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेज, दोनों डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड इंक्रीज करें। सी है ओनली लोड फैक्टर इंक्रीज, केवल लोड फैक्टर ही वृद्धि करे। डी है बोथ डाइवर्सिटी एंड लोड फैक्टर डिक्रीजेज, कि दोनों डिक्रीज करें। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो इट्स गुड फॉर द सिस्टम एंड ऑल्सो सेम फॉर द लोड फैक्टर। अगर लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है, इससे जनरेशन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है।